540 करोड़ था 22-23 में, इस साल घट के हो गया 137 करोड़। ये घटा इसलिए सरकार ने इस पर रोक लगा दी। और यूक्रेन के और रशिया के युद्ध में यूक्रेन का गेहूं जब नहीं पैदा हुआ, बाहर सप्लाई नहीं हुई, तो ज्यादातर लोग अपने यहाँ के गेहूं की डिमांड करने लगे। और जो रेट चल रहा था, अगर उस पर एक्सपोर्ट पे बैन न किया जाता तो गेहूं सब बाहर चला जाता, आपके यहाँ रेट बहुत बढ़ जाता, स्केर्सिटी हो जाती। तो सरकार ने रोक लगा दी। रोक इसलिए लगा दी कि अगर यहाँ का गेहूं बाहर चला जाएगा तो आपके यहाँ खाने को नहीं देंगे और यहाँ का रेट बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए सरकार ने रोक लगा दी कि आपका पूरा गेहूं बाहर न चला जाए। ठीक है कि नहीं? नॉर्मल वे में रोक नहीं लगाया जाता, लेकिन रोक तब लगाया जाता है कि अपने लोगों को पहले खाने के लिए हो। अरे आप कोई चीज पैदा करते हैं तो पहले सबसे पहले क्या करते हो? बीज के लिए रखते हो, फिर दूसरे अपने खाने के लिए रखते हो, फिर बचता है तो बेचते हो तीसरे रखते। ठीक है, तो वैसे सरकार भी बैन कब लगाती है? वो देखती है कि हमारी जनसंख्या को कितना खा रहा है आज के। तो जितना अगर पैदा हो रहा है उससे कम पैदा हुआ है तो एक्सपोर्ट नहीं होने देगी, क्योंकि अगर जो पैदा हो रहा है चल रहा है तो उतना खरीदना पड़ेगा बाहर, और फिर बाहर वाले आपको दूने रेट पे देंगे। तो आप अपना पैसा क्यों बर्बाद करोगे? और लोग यहाँ खाने पीना बनेंगे और रेट की वजह से सरकार भी बदल जाती है, ये भी जानते हो। कोई सरकार रिस्क नहीं लेती, बैन लगा देती है। तो ये बासमती पे बैन था, लेकिन अभी इसी 28 तारीख को बैन हटा दिया गया। बैन भारत सरकार लगाई थी, लेकिन भारत सरकार ने बैन हटा दिया। DGFT लगा दी भारत सरकार से, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। तो उनके असर से जो रोक लगी थी 28 सितंबर को हटा दी गई है, इसलिए कि आपकी फसल अच्छी। ये सोचा गया कि जो धान की फसल आ रही है इसका एरिया प्रोडक्शन इतना आ रहा है कि मेरे यहाँ खाने की समस्या अब नहीं है, पुराना स्टॉक पर्याप्त है, तो अगर निर्यात होगा तो आपकी आमदनी बढ़ेगी। इसलिए रोक जो लगी थी उसे हटा दी गई। तो आज की डेट में ना बासमती चावल पे रोक है, ना नान बासमती पे। तो ये देख लीजिए कि बासमती चावल का बढ़ रहा था 466 से 623 हुआ है। फिर डेयरी उत्पाद है 200 करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है। नेचुरल शहद का 210, 310 था, इस साल 243 करोड़ का हुआ है। फ्रेश वेजिटेबल का 120 करोड़ का एक्सपोर्ट है। ताजे फल मात्र 118 करोड़। जो हम बता रहे थे कि आम का हम 25% पैदा करते हैं देश, अपने देश का 25% आम पैदा करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट केवल करते हैं 2%। अपने देश का जो एक्सपोर्ट होता है मैक्सिमम पार्ट महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात से जाता है। वो नजदीक है शिव के समुद्र के, वहां से सस्ता पड़ता है, वही जाता है। और अपने आम में ये भी है, इसकी क्वालिटी जब ज्यादा टाइम लगता है तो खराब जाती है। आप दशहरी आम देखे हो, अगर आप रखो तो अंदर का खराब निकलता है, नहीं निकलता है। तो जहां जाता है, जब वहां यूज करने का समय आता है तो खराब हो जाता है, तो लोग कंसाइनमेंट रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ के लिए तो ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट में अच्छा नहीं चल पा रहा है, इसलिए हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये केवल आपको आइडिया दे रहा है कि हम लोग कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्रोसेस्ड वेजिटेबल 96 करोड़ है, मक्का 80 करोड़ है, गेहूं 182 करोड़ है, बाजरा है, ताजा आम देखो केवल 2 करोड़ रुपए का है। ठीक है कि नहीं? तो इन उत्पादों का निर्यात आज की डेट में हो रहा है, अर्थात आप भी कर सकते हैं। इससे आपको मुझे बताने का मतलब यह है कि अगर आप ये चीजें पैदा कर रहे हो जिसमें ज्यादा दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कोई नई चीज शुरू करोगे तो उसमें आपको ज्यादा एक्सरसाइज करनी है। तो हम पहले यही बताएंगे कि नए एक्टिव हो तो इन चीजों में निर्यात करो, क्योंकि इसकी आपको जानकारी मिल जाएगी, सब सुविधा मिल जाएगी, इसमें आपका कंसाइनमेंट रिजेक्ट होने के चांस कम है। अच्छा, इससे संबंधित जो सरकार की नीति है ये आपसे संबंधित है कि अगर कोई व्यक्ति 50 से 100 हेक्टेयर 1 लाख स्तर पर प्रोडक्शन करता है और उसका 30% निर्यात करता है तो सरकार 10 लाख सब्सिडी देगी। ये वही लिखा लेख विकास खंड की सीमा के अंतर्गत 50 से 100 हेक्टेयर तक